तो वेलकम और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके लिए। और ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा प्रश्न सेट है, ये पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ का जो टॉपिक है, सब टॉपिक विज्ञान एवं पर्यावरण यानी कि साइंस एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें। और अगर हम बात करें कि विज्ञान और पर्यावरण के अंतर्गत जिन क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे उनमें शामिल है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, और दूसरा है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां। इसके अलावा उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण एवं जैव विविधता सवाल पूछे जाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र है, और पोषण या न्यूट्रिशन आहार एवं पोषक तत्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और मानव शरीर संरचना इसमें शामिल है, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अलावा प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन से संबंधित सवाल इससे पूछे जाएंगे विज्ञान एवं पर्यावरण चैप्टर से। तो हम देखते हैं, पहला सवाल है हमारा कि कास्टिक सोडा के उपयोगों पर विचार करें। साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज निर्माण में, कारखाना को साफ करने में। तो इनमें से बताना है कौन कौन से सही हैं। विकल्प दिया हुआ है, पहला है ए विकल्प है 1 2 3 और 5, बी विकल्प है केवल 2 3 4 और 5, सी विकल्प है केवल 4 और 5, और डी विकल्प है केवल 1 2 3 4 और 5। तो कास्टिक सोडा जिसकी अगर हम बात करें तो कास्टिक सोडा जिसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, तो इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, पेट्रोलियम साफ़ करने में भी किया जाता है, और दवा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कपड़ा और कागज़ निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है, और कारखानों को साफ़ करने में भी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, केवल 1 2 3 4 और 5। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अम्लों की प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सही है। यहाँ पे अम्ल के बारे में बताया गया है और बताना है कि इनमें से प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सही है। 4 विकल्प है, पहला है CH3COOH, HCl, HNO3 और H2SO4। तो इनमें जो सही विकल्प होगा अम्लों के प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में, वो विकल्प बी हो जाएगा, CH3COOH। इसके बाद H2SO4 आएगा, फिर नाइट्रिक अम्ल होगा, और उसके बाद HCl। तो ये जो अम्ल हैं ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल जो है वो HCl है, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल आता है, फिर हाइड्रोजन सल्फेट आता है, फिर एसिटाल्डिहाइड आता है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, प्रोपेन, पेंटेन, ब्यूटेन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि सिगरेट लाइटर में जो गैस भरी जाती है वो ब्यूटेन गैस होती है। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कोबाल्ट धातु के अयस्क का नाम क्या है, स्मेल्टाइट, मिलेराइट, पैरोलिसाइट या जिप्सम। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि कोबाल्ट धातु के अयस्क का नाम स्मेल्टाइट है, जबकि जो मिलेराइट है ये निकेल का अयस्क है, और पैरोलिसाइट की बात करें तो ये मैंगनीज का अयस्क है, और जिप्सम की अगर हम बात करें तो जिप्सम जो है ये कैल्शियम का अयस्क है। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, मरकरी को, आयरन को, कॉपर को या लिथियम को। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि क्विक सिल्वर के नाम से मरकरी को जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर छठवां है कि इनमें से झिल्ली युक्त कोशिकांगों का समूह कौन सा है, यानी कि कोशिका के ऐसे अंगक जिनमें झिल्ली युक्त होती है उनका समूह कौन सा है। 4 विकल्प हैं, पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, केंद्रक, और बी है गुणसूत्र, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सी है राइबोसोम, गाल्गिकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी है लाइसोसोम, गाल्गिकाय या माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि लाइसोसोम, गाल्गिकाय और माइटोकॉन्ड्रिया का जो समूह है ये ऐसे कोशिकांगों का समूह है जिनमें झिल्ली होती है। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें झिल्ली युक्त होता है, पर जो राइबोसोम है, राइबोसोम में झिल्ली नहीं लगी होती, ये कणिका के रूप में मौजूद होते हैं। और केंद्रक की बात करें तो केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए नहीं होगा क्योंकि इसमें राइबोसोम दिया हुआ है। और बी में बात करें तो गुणसूत्र,
राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें भी सही नहीं है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7वां है कि पैराफिन वैक्स, जिसे कि मोम कहते हैं, ये क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, एस्टर होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, या कोलेस्ट्रॉल होते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि जो पैराफिन वैक्स होते हैं ये एस्टर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि वह कौन सा एंजाइम है जो क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चक्र दोनों में भाग लेता है? हेक्साकाइनेस, एंडोलेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, या साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस ऐसा एंजाइम है जो कि क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चक्र इन दोनों में भाग लेता है। और क्रेब्स चक्र की बात करें तो ये श्वसन की प्रक्रिया है। ये वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है जो मतलब शरीर के कोशिकाओं में होती है, और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र की बात करें तो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसमें साइट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है, या फिर टीसीए चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चक्र की बात करें तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चक्र होता है, क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस का जो होता है उसके विभिन्न चरणों में अपघटन के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उनके अधिकांश भागों का परिवहन का कार्य इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चक्र के माध्यम से ही होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चक्र है या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, एक श्रृंखला के रूप में होता है, जिसमें बहुत सारे साइटोक्राइम एंजाइम्स होते हैं, और ये ऊर्जा का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि ग्लूकोज की अनुपस्थिति में या लंबे समय तक भूखे रहने पर मस्तिष्क की ऊर्जा का स्रोत क्या है? वसा, कीटोन काय, प्रोटीन, या लिपिड? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, कीटोन काय या कीटोन बॉडी। तो अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा खपत कौन करता है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा का खपत सबसे ज़्यादा हमारे मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और मेनली जो मस्तिष्क है हमारा, वो अपने ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज का उपयोग करता है। लेकिन जैसे कभी कभी होता है कि इंसान भूखा है या उपवास है, तो ऐसी दशा में जो मेटाबोलाइट्स, जिसे कि कीटोन काय कहा जाता है, उनका उपयोग मस्तिष्क करते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, कीटोन काय। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में, अग्नाशय में, मस्तिष्क में, या प्लीहा में? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का उत्पादन होता है। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि कशेरुकियों के गुर्दों के द्वारा कौन सा विटामिन उत्सर्जित किया जाता है? यानी कि वर्टिब्रेट्स के किडनी के द्वारा कौन से विटामिन को उत्सर्जित किया जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, या विटामिन के? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, विटामिन सी। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि निम्न में से किसे वर्मी कल्चर के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? वर्मी कल्चर यानी केंचुआ पालन, केंचुआ खाद जो बनाया जाता है उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है केंचुए का उपयोग किया जाता होगा। 4 विकल्प हैं। पहला है नियंथीस कॉडेटा, और दूसरा है आइसिनिया फोइटेडा, और तीसरा है फेरेटिमा पॉस्थ्यूमा, और चौथा है लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि आइसिनिया फोइटिडा जो केंचुआ होता है, इसका उपयोग वर्मी कल्चर के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो यहाँ पे जो बी, सी और डी, ये जो तीनों हैं, ये केंचुआ के ही प्रजाति हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर वर्मी कल्चर के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो है आइसिनिया फोइटिडा। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां प्रश्न है हमारा कि पैरामीशियम के कप्पा कणों में क्या उपस्थित होता है? डीएनए और कैल्शियम धनायन, आरएनए और कैल्शियम धनायन, डीएनए या डीएनए और आरएनए? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, डीएनए, कि कैल्शियम के कप्पा कणों में डीएनए उपस्थित होते हैं। और पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो एक कोशिकीय जीव होता है जो कि गंदे पानी, नदी, नाले, पोखर आदि में पाए जाते हैं। और जो इसकी आकृति होती है स्पेशली ये हमारे स्लीपर की तरह होती है। और ये जो पैरामीशियम है प्रोटोजोआ संघ में आता है ये, और
ये सीलिया या जिसे पक्षाप कहते हैं उसकी सहायता से गति करता है। और ये जो कप्पा होते हैं, ये जो कप्पा कण होते हैं, ये कुछ प्रोटोजोआ के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले ग्राम नकारात्मक सहजीवी होते हैं। ये तो जो पैरामीशियम है इसके कप्पा कणों में डीएनए उपस्थित होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि इनमें से कौन सा रूमिनेंट प्राणी नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा प्राणी ऐसा है जो जुगाली नहीं करता है। हिरण, जिराफ, जेब्रा या ऊंट। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि जेब्रा जो है ये रूमिनेंट की श्रेणी में नहीं आता या जुगाली करने वाले प्राणी की श्रेणी में नहीं आता। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि के नियंत्रण का कार्य करता है। एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या ऑक्सिन। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जो ऑक्सिन है यह पादप वृद्धि के नियंत्रण का कार्य करता है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई। अल्टमान, पैलाडे, पोर्टर या कैमिलो गोल्जी। तो सही विकल्प ए हो जाएगा अल्टमान, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमान के द्वारा की जाती है। और कैमिलो गोल्जी ने गाल्गी काय की खोज की थी जो हमारा कोशिकांग है। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। पहला विकल्प है 4 से 8 दिन, दूसरा है 4 से 6 दिन, और तीसरा है 2 से 4 दिन, और चौथा है 0 से 2 दिन। तो सही विकल्प है 2 से 4 दिन। तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन का श्रावण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। तो सही विकल्प ए हो जाएगा कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन का श्रावण किया जाता है। और अगर हम आपातकाल हार्मोन या युद्ध हार्मोन की बात करें तो इसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स कहा जाता है, और इसका श्रावण एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे है। जल विद्युत परियोजना से, तापी विद्युत परियोजना से, नाभिकीय विद्युत परियोजना से या परमाणु बम परीक्षण से। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि स्माइलिंग बुद्धा का संबंध जो है परमाणु बम परीक्षण से है। हुआ क्या था कि 18 मई सन 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और फिर यहीं पे 11 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया जिसे शक्ति 98 के नाम से जाना जाता है। तो स्माइलिंग बुद्धा और शक्ति 98 ये जो है परमाणु बम परीक्षण से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्ष 2022 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। 4 विकल्प है। पहला है कैरोलिन आर बर्टोजी, बी है कार्ल बैरी शार्पलेस, सी है मॉर्टेन पी मेल्डल, और चौथा है कि इन तीनों को संयुक्त रूप से। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि इन तीनों को संयुक्त रूप से वर्ष 2022 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला वर्ष 2022 का वो क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए मिला था। इसके अलावा कार्ल बैरी शार्पलेस की अगर हम बात करें तो इनको यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है। इससे पहले इन्हें वर्ष 2001 में डेवलपिंग द फर्स्ट चिरल कैटलिस्ट के लिए विलियम एस नोल्स और नोयारी रयोजी के साथ मिला था। यानी कि जब 2001 में कार्ल बैरी शार्पलेस को नोबेल पुरस्कार मिला केमिस्ट्री का तो उस समय भी 3 लोग थे, और वर्ष 2022 में भी 3 लोग हैं जिसमें कैरोलिन आर बर्टोजी और मार्टिन पी मेल्टल शामिल हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें से कौन सा बहुलक पादपों एवं जंतुओं में नहीं पाया जाता है। रबड़, सेल्यूलोज, स्टार्च या फिर ब्यूना एस। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। ब्यूना एस जो है ये बहुलक पादप और जंतु में नहीं पाया जाता। बाकी रबड़ पादप में पाया जाता है, सेल्यूलोज
पादप में पाया जाता है और स्टार्च भी पादप और जंतु में पाए जाते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22वां है कि वायुमंडल में किस ऊंचाई वाले क्षेत्र में अधिकतम ओजोन पाए जाते हैं? 0 से 10 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर या 80 से 100 किलोमीटर। तो जो ओजोन होते हैं ये समताप मंडल में पाए जाते हैं, समताप मंडल की निचली सतह पे। तो जो क्षोभ मंडल है इसकी सीमा ही है 0 से 12 औसतन। तो यहाँ पे हालांकि 0 से 10 के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन 10 में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिकतम बात कर रहा है तो यहाँ पे 20 से लेकर 30 इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो विकल्प बी सही हो जाएगा कि वायुमंडल में 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में अधिकतम ओजोन पाए जाते हैं। सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि कार्बटिन यौगिक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये कार्बधात्विक यौगिक की बात कर रहा है, जिसमें कार्बन और टिन जब मिल के यौगिक बनाते हैं उनकी बात कर रहा है कि इनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि पेस्टिसाइड की तरह प्रयुक्त होते हैं, दूसरा है लकड़ी को सुरक्षित रखने में प्रयुक्त होते हैं, तीसरा है पॉलीयूरेथेन फोम के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, और चौथा है कि कैंसरकारी होते हैं। तो हमको बताना है कि कार्बटिन यौगिक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, कैंसरकारी होते हैं। असल में ये कैंसरकारी नहीं होते हैं, बाकी इनका व्यापक तौर पर उपयोग होता है। जो कृषि, औद्योगिक और बायोमेडिसिन अनुप्रयोगों में सबसे व्यापक रूप से इनका प्रयोग होता है कार्बटिन यौगिक का। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये कैंसर रोधी होते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 24वां है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा पर्यावरण प्रदूषक जिम्मेवार है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार प्रदूषक है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। होता क्या है कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फेट अम्ल बना लेते हैं और ये धरती पर बरसते हैं, अम्लीय वर्षा कहलाता है। और इनके दुष्परिणाम ये होता है कि जो बहुत सारे भवन आदि होते हैं उनका क्षरण होने लग जाता है और मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे कृषि की उत्पादकता कम हो जाती है। तो ये अम्लीय वर्षा के नुकसान हैं। और अब क्वेश्चन नंबर जो 25वां और अंतिम है हमारे इस सेट का, वह है कि गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्न में से किस पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है? 4 विकल्प हैं। पहला है पाम, दूसरा है सरकंडा, तीसरा है बांस और चौथा है केला। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, बांस को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। और थोड़ी सी अगर हम बात कर लें भारतीय वन अधिनियम की, तो ये जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है उसमें संशोधन लाया गया था वर्ष 2017 में, और इसके लिए नवंबर 2017 में अध्यादेश जारी किया गया था। और उसके बाद 18 दिसंबर 2017 को इस बिल को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया ताकि भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया जा सके। और फिर क्या हुआ कि उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 18 दिसंबर 2017 को लोकसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में इसे 26 दिसंबर 2017 को पारित किया गया। और ये जो अधिनियम है भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017, तो जो ये अधिनियम है इसमें वन उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने और उन पर जो ड्यूटी वसूले जाते हैं उनसे जुड़े हुए कानूनों को कवर करता है। और ये जो अधिनियम बना इसमें क्या हुआ, संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका वजह ये था कि जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के जो खंड 2/7 यानी कि 2 का 7वें में जो परिभाषा दिया गया था वृक्ष की, उसमें ताड़, बांस, ठूंठ, झाड़ झखार जैसे बेतें शामिल थीं, उनको वृक्ष की परिभाषा में शामिल किया गया था। और चूँकि इस अधिनियम में वृक्ष की परिभाषा में बांस को भी शामिल किया गया था, इसलिए इसको एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। और इसीलिए जब इसमें संशोधन कर दिया गया तब
गैर वन क्षेत्र में जो बांस उगते हैं उनको काटने और आर्थिक उपयोग के लिए जो उनका परिवहन किया जाना हो उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होगा, जो किसान हैं, मतलब मेनली किसान हैं, उनकी जो आय प्रभावित होती थी इससे, वो अब नहीं होगा। क्योंकि अगर किसानों के खुद के खेत में अगर बांस लगा होता था तो उसको काट नहीं सकते थे, या फिर अगर कहीं भेज नहीं सकते थे, परमिशन लेना पड़ता था, तो बड़ा दिक्कत होता था। तो इसकी वजह से ये लाया गया। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाला है कि जो वन क्षेत्र में जो बांस उगाए जाते हैं उनके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत उनको प्रशासित किया जाता है। लेकिन जो गैर वन क्षेत्र में जो बांस उगे हुए हैं उनके लिए कोई भी बंदिश अब नहीं है भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के तहत। और ये असल में क्योंकि क्या है, पूर्वोत्तर में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बांसों की खेती बहुत होता है और इससे वहाँ का विकास कार्य प्रभावित हो रहा था। इसके लिए यह अधिनियम केंद्र केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियमित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि गैर वन क्षेत्र में जो बांस उत्पन्न है उनके लिए कारगर है, लेकिन जो वन क्षेत्र में बांस उगाए जाएंगे उसके लिए जो अधिनियम लागू होगा वो अधिनियम है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो यहाँ पे हम सवाल की तरफ लौटते हैं। तो हमारा जो सवाल है कि भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से जिसे विलोपित कर दिया गया है वो है बांस। तो ये सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और बाकी और लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप तैयारी करते रहें, 21 मई को पेपर है। मिलते हैं हम। जय हिंद।